नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी में। आज ये श्री राम की जन्म कुंडली का दूसरा भाग है और इसमें मैं कवर करूंगा उनके व्यक्तित्व, संतान और दाम्पत्य सुख के बारे में। श्री राम, जैसा मैंने कहा, एक छोटा सा बच्चा है, लगभग 1 साल का। लेकिन उसके पहले ग्रहों के नैसर्गिक संबंध हम देख लें। नैसर्गिक का मतलब जन्मजात। हर व्यक्ति की जैसे कुछ आदतें होती हैं, कुछ स्वभाव होता है, वो बहुत कुछ नैसर्गिक होता है और कुछ व्यक्ति यहाँ आके डेवलप करता है। तो जो नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर संबंध बनते हैं उनको नैसर्गिक संबंध या नैसर्गिक मित्र शत्रु संबंध कहते हैं। इसके अलावा तात्कालिक संबंध भी होते हैं। तात्कालिक संबंध का मतलब ये होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी वजह से पास आ गया, पड़ोस में आ गया, या कोई कॉलेज में है, हॉस्टल में है, या ट्रेन में लंबा सफर है 2-3 दिन का, बगल में बैठ के चल रहा है, तो इस तरह के संबंध तात्कालिक संबंध होते हैं। तात्कालिक मित्रता और शत्रुता। नैसर्गिक और तात्कालिक संबंधों को मिला के पंचधा संबंध बनते हैं। पंचधा मैत्री, पंचधा शत्रुता। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसमें मैं उन्हीं चीजों को कवर कर रहा हूं जिनका ज्यादातर उपयोग कुंडली देखने में किया जाता है। अगर आप पंचधा मैत्री को ना भी लें, तात्कालिक मैत्री को ना भी लें, तब भी प्रेडिक्शन उतने ही सही होंगे। बल्कि 3 तरह के संबंध लेकर आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। इसलिए नैसर्गिक संबंधों पर जोर दीजिए और उसकी पूरी तालिका यहां पर बनी हुई है। इसके अलावा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। बोलने में मैंने पिछली बार एक गलती की। वो गलती ये थी कि बुध की जब मैं स्वराशि, मूल त्रिकोण और उच्च राशि बता रहा था, तो बुध की 2 राशियां होती हैं, एक मिथुन और दूसरी कन्या। यह मिथुन राशि पूरी की पूरी बुध की स्वराशि होती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। डाउट होता है कन्या राशि में, और वहीं पे मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया था, मैं उसको सही कर रहा हूं। 0 से 15 डिग्री, कन्या राशि 0 से 15 डिग्री में बुध उच्च का होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। उसके बाद 15 डिग्री से 20 डिग्री बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है। इसका मतलब स्वराशि से ज्यादा बलवान, लेकिन उच्च राशि से कम बलवान। और उसके बाद जो पोर्शन बचता है, मतलब 20 से 30 डिग्री कन्या राशि जो होती है वो बुध की स्वराशि होती है। और जो परम उच्च अंश होता है, परमोच्च अंश होता है, वो 15 डिग्री बुध में। 15 डिग्री कन्या राशि में बुध सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा बलशाली होता है, उसको कहते हैं परम उच्च का होता है। और उसके ठीक विपरीत होता है मीन राशि में। 15 डिग्री मीन राशि में परम नीच का होता है बुध। अब उसके बाद आगे का शुरू करते हैं। यह ग्रह है, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा मैंने ग्रहों का सीक्वेंस चेंज कर दिया है। और यह कॉलम मित्रता बता रहा है। इन ग्रहों से मित्रता होगी, इनसे शत्रुता होगी और इनसे सम संबंध होंगे। मतलब न इनसे बैर होगा और न इनसे मित्रता होगी। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ग्रहों के 2 वर्ग हैं, जैसा मैं पहले आपको बता रहा हूं, उसको मैंने बता दिया है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। आप इतवार से, रविवार से शुरू कीजिए। रवि, सोम मतलब चंद्र, रवि, दूसरा आएगा चंद्र, फिर मंगल, बुध और गुरु। अगर इसमें आप देखें तो शुरू के 5 ग्रह क्रम से आप गिन लीजिए। रविवार मतलब सूर्य, रविवार सूर्य का दिन है,
उसका ग्रह हुआ सूर्य, उसका देवता हुआ सूर्य। सोमवार देवता सूर्य या ग्रह चंद्र, तो सूर्य चंद्र, उसके बाद फिर मंगलवार, बुधवार बुध और बृहस्पति। सूर्य मंगल गुरु चंद्र बुध। मैंने जानबूझकर सीक्वेंस थोड़ा चेंज किया है। इनकी आपस में अच्छी बनती है और ये शासकों का ग्रुप है। ये राजा और उसके दरबारियों का ग्रुप है, राज परिवार है और मंत्री समूह है। उसके बाद ये शुक्र और शनि प्रजा हैं, आम आदमी हैं, और राहु और केतु भी इसी में आ जाते हैं। राहु और केतु की मित्रता शत्रुता का ज्यादा कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। वैसे चूंकि ये शुक्र और शनि के साथ ही आते हैं, इसी ग्रुप में आते हैं, इसलिए शुक्र और शनि के मित्र माने जाते हैं। और बुध जो होता है इस ग्रुप में भी शामिल होता है शासकों के, और शुक्र और शनि के भी ग्रुप में शामिल होता है। अब बात करते हैं सूर्य मंगल और गुरु को। देख लीजिए, ये तीनों आपस में मित्र होते हैं। जैसे सूर्य का मित्र है मंगल और गुरु, मंगल का मित्र है सूर्य और गुरु, गुरु का मित्र है सूर्य और मंगल, और चंद्रमा इन तीनों का मित्र होता है। एक आसान तरीका इन तीन ग्रहों की मित्रता को याद रखने का, सूर्य मित्र है मंगल और गुरु का, साथ ही साथ चंद्रमा भी सूर्य का मित्र है। ठीक है। उसके बाद मंगल मित्र हो गया सूर्य और गुरु का, और मंगल का मित्र चंद्रमा भी है। फिर गुरु का मित्र हो गया सूर्य और मंगल, और चंद्रमा जो है वो भी मित्र हो गया गुरु का। मतलब सूर्य के मित्र ये दोनों हो गए, बल्कि आप कह लीजिए तीनों हो गए। मंगल के मित्र ये दोनों हो गए, और सूर्य हो गया, गुरु का मित्र चंद्रमा हो गया, और सूर्य मंगल हो गए। ये इतना पोर्शन आपने कवर कर लिया। ये चारों मित्र हैं, या ये तीनों आपस में मित्र हैं, और इन तीनों का मित्र चंद्रमा भी है, क्योंकि चंद्रमा के साथ स्थिति थोड़ा सा बदल रही है। तो आप इस तरह से कहें, ये तीनों आपस में मित्र हैं और चंद्रमा भी इन तीनों का मित्र है। अब चंद्रमा की बात आती है। चंद्रमा जो है वो रानी है और सूर्य राजा है। तो चंद्रमा सूर्य को तो अपना मित्र मानता है, लेकिन मंगल और गुरु के साथ उससे लमसम संबंध है। ना इनसे दोस्ती है, ना इनसे बैर, सम संबंध है मंगल और गुरु के साथ। जबकि मंगल और गुरु चंद्र को अपना मित्र मानते हैं। उसके बाद बुध जो है राजकुमार है, तो चंद्रमा का मित्र हो गया बुध। चंद्रमा को कभी पुल्लिंग की तरह ट्रीट किया जाता है, कहीं स्त्रीलिंग की तरह। जब बोलते हैं तब विशेष करके पुल्लिंग की तरह ट्रीट करते हैं, और जब ग्रहों के आपसी संबंधों की बात होती है तो चंद्रमा को राजकुमारी कहा जाता है, मतलब स्त्रीलिंग। तो चंद्रमा का मित्र राजा सूर्य है और राजकुमार बुध है। ये तो मित्रता की बात हो गई। अब बुध की भी बात यहीं पे कर लेते हैं। बुध अपने पिता सूर्य को मित्र मानता है, लेकिन चंद्रमा को, अपनी मां को मित्र नहीं मानता, शत्रु मानता है। बुध की शत्रुता क्लियर हो गई और बुध का एक मित्र सूर्य डिसाइड हो गया। इसके अलावा शुक्र क्या है? शुक्र है स्त्री, नवयुति। बुध जो है वह शुक्र को, जो इस समाज में आता है, प्रजा में आता है, उसको अपना मित्र मानता है। मतलब अपने पिता और शुक्र को, जो शुक्र क्या है? युवती है और प्रजा के वर्ग से आती है। बुध उसको अपना मित्र मानता है और अपनी मां को शत्रु मानता है, चंद्रमा को। इसके अलावा सारे ग्रह इसके लिए मंगल, गुरु और साथ ही साथ शनि सम हो जाते हैं। बुध का मैंने देख लिया। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता। राजा सूर्य चंद्रमा का मित्र है, राजकुमार बुध चंद्रमा का मित्र है, उसका कोई शत्रु नहीं है। उसके बाद जो चार ग्रह बचते हैं वह उसके लिए सम। चंद्र क्लियर हो गया, बुध क्लियर हो गया। चंद्रमा
का मित्र है सूर्य, बुध का मित्र है सूर्य, चंद्रमा का मित्र है राजकुमार बुध, और बुध का शत्रु है चंद्रमा। यह विचित्र सा संबंध आप देख लीजिए। चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। विचित्र तरीके का संबंध। और उसके बाद इस वर्ग में से बुध शुक्र को, शुक्र मतलब नौजवान, युवक और युवती भी आप कह सकते हैं। वैसे शुक्र चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए युवती अधिक, उनको अपना मित्र मानता है, चंद्रमा को शत्रु मानता है। और उसके बाद जो मंगल, गुरु और शनि बचते हैं वह इसके लिए सम हो जाते हैं। न इससे इनसे दोस्ती है, न इनसे बैर है। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। सूर्य को मित्र मानता है चंद्रमा, राजकुमार बुध को भी मित्र मानता है, और मंगल, गुरु, शुक्र, शनि से न बैरी और न दोस्ती। इसके बाद इन तीनों पर आ जाते हैं। सूर्य के शत्रु हैं शुक्र और शनि, प्रजा। अगर किसी की तरफ से राजा को परेशानी हो सकती है तो प्रजा, शुक्र और शनि उसके शत्रु हैं। और बुध सम है। बुध सम इसलिए है कि यह भी शुक्र शनि के साथ अक्सर जाके मिल जाता है, इसलिए बुध इसके शनि है। आप थोड़ा सा अगर एक फिल्मी एनवायरनमेंट को याद रखेंगे दिमाग में तो समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। सेनापति मंगल हमेशा राजकुमार से ईर्ष्या रखता है, उसको शत्रु मानता है। मंगल का शत्रु है बुध। और मंगल के लिए प्रजा, शुक्र और शनि सम है। इनको ये कुछ समझता नहीं है। सेनापति प्रजा को घास पात समझता है, गाजर मूली समझता है, और उनसे एक तरह से न दोस्ती रखता है न मित्रता रखता है। अब बात आ गई गुरु की। गुरु शनि को अपना मित्र मानता है, सम संबंध रखता है। गुरु बुध और शुक्र को तो शत्रु मानता है, लेकिन शनि के साथ संबंध रखता है। प्रजा के पूरे समूह के साथ एक न बैरी का और न मित्रता का संबंध रखना चाहता है, मतलब सम संबंध रखता है। गुरु, बुध और शुक्र उसके शत्रु हो गए और शनि उसके लिए सम होता है, प्रजा सम होती। तो ये 5 ग्रह हो गए। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया शुक्र शनि बुध इनका ग्रुप है, इसलिए शुक्र बुध और शनि को अपना मित्र मानता है, शनि बुध और शुक्र को अपना मित्र मानता है। अब बट नेचुरल है कि इनकी जो शत्रुता होगी वो राजी परिवार में से ही कुछ लोगों से होगी। तो शुक्र, सूर्य और चंद्र को, राजा रानी को शुक्र अपना शत्रु मानता है, और शनि के लिए भी राजा रानी शत्रु ही होते हैं। जिस तरह से सूर्य के लिए शुक्र और शनि शत्रु हैं, उसी तरह से शुक्र और शनि के लिए सूर्य और चंद्र शनि है। चंद्र तो चंद्र किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन शुक्र और शनि चंद्र को भी शत्रु मानते हैं। चंद्रमा के साथ बिल्कुल अलग तरीके की बात है। एक्चुअली रानी किसी को भी, अपनी प्रजा में से किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानती है, लेकिन प्रजा नहीं उन्हें पसंद करती। इस तरीके का संबंध है। और शुक्र का सम संबंध है मंगल और गुरु के साथ, शनि का सम संबंध है गुरु के साथ। आप देखिए, गुरु का सम संबंध है शनि के साथ, और शनि का सम संबंध है गुरु का। एक ही तरह का संबंध इन लोगों के बीच। सूर्य का बुध के साथ सम संबंध है, जबकि बुध सूर्य को अपना मित्र मानता है। और मंगल और शुक्र में भी आप वही देखेंगे, मंगल और शुक्र के बीच सम संबंध है, और यहां पर शुक्र और मंगल के बीच भी सम संबंध है। ये ग्रहों का नैसर्गिक संबंध है। इसी को ढंग से आप समझ लें, और समझने का आसान तरीका है कि 2 ग्रुप बना ले। पहला ग्रुप है शासकों का, जिसमें प्रमुख हैं सूर्य, मंगल, गुरु, उसके बाद रानी चंद्र और राजकुमार बुध। फिर दूसरा ग्रुप आता है बुध, शुक्र और शनि का, मतलब बुध शासकों के ग्रुप में भी शामिल है राजकुमार होने के कारण, और साथ ही साथ वो प्रजा के बीच भी आता जाता रहता है, और उसकी शुक्र के साथ विशेष करके मित्रता है।
प्रजाजन की युवतियां, प्रजाजन में जो युवतियों का समूह है उसके साथ बुध की मित्रता है, और शनि के साथ एक सम संबंध। जो पुरुष वर्ग है, जो बूढ़े लोग हैं, उनके साथ सम संबंध, ना बैर और ना मित्रता। ये हो गया। अब श्री राम उस बच्चे का देखते हैं भविष्य क्या होगा। सबसे पहले व्यक्तित्व को देखते हैं, लेकिन व्यक्तित्व पर कई ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए मैं देख लेता हूं संतान और दाम्पत्य जीवन। संतान भाव का सूर्य, स्वामी सूर्य अपनी राशि में है, और साथ ही साथ सूर्य अपने नक्षत्र में भी है। सूर्य अपने नक्षत्र में है, सूर्य अपने घर में है। इसका मतलब सूर्य बलशाली है, अपने भाव में बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह अपने भाव को खराब नहीं करता। 3 चीजें होती हैं किसी सुख को प्राप्त करने के लिए। जैसे संतान सुख की बात करें तो संतान भाव का स्वामी, उसमें सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, इसका मतलब हुआ संतान भाव बली है, सूर्य अपनी राशि में है। इस तरह से पंचमे सूर्य बली है, और संतान भाव का कारक गुरु केंद्र में है, सबसे शक्तिशाली केंद्र में है, दशम भाव में। उसकी केवल एक ही कमजोरी है कि वह अपनी नीच राशि में है, लेकिन शनि उसका नीच भंग कर रहा है। गुरु पंचम भाव का कारक है, पंचम भाव बली हुआ, पंचमेश बली हुआ, और पंचम भाव का कारक गुरु अपनी अच्छी स्थिति में हुआ। उसमें एक ही दोष था कि वह अपनी नीच राशि में था, लेकिन शनि ने क्या किया, उसके साथ बैठकर उसकी नीचता को भंग किया। यह नीच भंग कहलाता है, नीच भंग राजयोग कहलाता है। जब किसी नीच राशि के ग्रह के साथ उस नीच राशि में स्वराशि का होने वाला ग्रह बैठ जाए, या उच्च राशि का होने वाला ग्रह बैठ जाए, तब वह नीच ग्रह की नीचता को भंग कर देता है। जैसे यहां पर 10 है, 10 का मतलब हुआ मकर राशि, मकर राशि का स्वामी हुआ शनि, शनि बैठा है गुरु के साथ, गुरु नीच राशि में है, और नीच राशि का स्वामी शनि उसके साथ बैठा हुआ है, तो गुरु की नीचता को भंग कर देगा, और यह एक राजयोग बनेगा, जिसका फल व्यक्ति को मिलेगा गुरु महादशा में, शनि की अंतरदशा में, और शनि की महादशा गुरु की अंतरदशा में। एक तरीके से और यह नीच योग भंग हो सकता है अगर इस राशि में उच्च का होने वाला ग्रह मंगल यहां पर बैठ जाए, लेकिन फिलहाल शनि इसकी नीचता को भंग कर रहा है। पंचम भाव बलवान है, पंचमेश बलवान है, और पंचम भाव का कारक संतान सुख, संतान है लेकिन सुख है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस भाव का कारक किस स्थिति में है। कारक भी अच्छी स्थिति में है, संतान का भाव पंचम भाव भी अच्छी स्थिति में है, संतान भाव का स्वामी सूर्य भी अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब व्यक्ति को, श्री राम को संतान सुख में कभी कोई कमी नहीं होगी, और विशेष करके सूर्य महादशा में अच्छे फल संतान की तरफ से देखने को मिलेंगे। सूर्य पर किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है, इस भाव पर किसी तरीके का और कोई प्रभाव नहीं है, न नकारात्मक न सकारात्मक। उसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात करें, शुक्र अपनी राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, भावेश अपने भाव में बैठा है, इसका मतलब भाव बलवान है। भावेश अपनी राशि में है, इसका मतलब भावेश बलवान है। और सप्तम भाव का कारक कौन सा है? शुक्र। तो शुक्र यहां बैठकर, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, दाम्पत्य जीवन को अच्छा बना रहा है। शुक्र पर भी किसी ग्रह का कोई
प्रभाव नहीं है, न नकारात्मक न सकारात्मक। और शुक्र राहु के नक्षत्र में है, ये थोड़ा सा कम ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया राहु अपनी उच्च राशि में है और इस पर गुरु की दृष्टि है, तो यह भी राहु भी एक अच्छी स्थिति में हो गया। इसका मतलब शुक्र महादशा में न केवल अच्छा दाम्पत्य जीवन होगा बल्कि धन संचय भी होगा, और राहु से ज्यादा धन देने वाला कोई ग्रह नहीं होता। इसका मतलब काफी धन संचय राहु की महादशा में होगा। अब बात करते हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व का मतलब लग्न भाव से संबंधित चीजें। लग्न, लग्नेश और लग्न मतलब प्रथम भाव का कारक। प्रथम भाव का कारक सूर्य की अभी बात हो चुकी है, सूर्य अपनी राशि में है और सूर्य अपने नक्षत्र में है। सूर्य 28 डिग्री पर है, मतलब अपनी राशि में है, अपने नक्षत्र में है। इसका मतलब हुआ कि लग्न का कारक अच्छी स्थिति में है। उसके बाद लग्नेश शनि मंगल कहां पहुंच गया? छठे भाव में। छठा भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता, मतलब लग्नेश मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है। अब ये देख लेते हैं मंगल किस नक्षत्र में है। मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, पंचमे सूर्य के नक्षत्र में है, अपने मित्र के नक्षत्र में है, और उससे सबसे ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा ये है कि सूर्य इस कुंडली का पंचमेश है। मंगल अपने मित्र सूर्य जो पंचमेश भी है उसके नक्षत्र में है, इस तरह से बलवान हो रहा है। मतलब एक पॉइंट ये हुआ कि छठे भाव में है, यह कमजोर कर रहा है मंगल को। मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट हुआ, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट हुआ। और उसके बाद जब दृष्टि की बात करें तो गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। मंगल में जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, जो क्रूरता होती है, उसको रीबैलेंस करता है गुरु। मतलब एक निगेटिव पॉइंट कि मंगल छठे भाव में है, दो पॉजिटिव पॉइंट, मंगल पंचमे सूर्य जो उसका मित्र भी है उसके नक्षत्र में है। मंगल जिस ग्रह के नक्षत्र में है वह ग्रह उसका मित्र भी है, साथ ही साथ पंचम भाव का स्वामी भी है, और नवमेश गुरु की उस पर नवम दृष्टि भी है। मतलब मंगल का तीन तरीके से मंगल की शुभता बन रही है। पहला, मंगल खुद लग्नेश है, पंचमेश के नक्षत्र में है, और नवमेश के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है। नवमेश की गुरु की दृष्टि विशेष करके महत्व रखती है। एक तरह से जो आग है मंगल की उसको शांत करने का काम करता है गुरु। गुरु की दृष्टि, जैसे कहीं आग तेज हो गई हो और आप उस पर गंगा जल छिड़क दें, कोई ठंडा जल छिड़क दें, तो मंगल के जो दोष हैं उनको नष्ट कर रहा है गुरु। गुरु की दृष्टि गंगा जल का काम कर रही है मंगल के दोषों के ऊपर। अब दृष्टियों की बात करें तो शुक्र की दृष्टि है सप्तम दृष्टि लग्न पर, और मंगल की सातवीं दृष्टि यहां पर, आठवीं दृष्टि यहां पर। मंगल की आठवीं दृष्टि सामान्यतः अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन कोई भी ग्रह, ये पहला और मूल सिद्धांत है, कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता। लग्न पर उसकी दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि अपने घर पर है तो वह अपने घर के लिए हरदम अच्छा करेगा, अपने स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। इस तरह से लग्न पर मंगल का प्रभाव है और मंगल लग्नेश भी है, इसलिए व्यक्ति पर सबसे ज्यादा जो
प्रभाव होगा जिस ग्रह का, वह ग्रह मंगल है। और अब मंगल की जब बात करेंगे तो उसकी दो राशियों की बात आएगी, एक मेष और दूसरा वृश्चिक। मेष अग्नि तत्व राशि है और वृश्चिक जल तत्व राशि। आप साफ साफ फर्क समझ लीजिए। मेष राशि है, इसका मतलब व्यक्ति में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। क्रोध, साहस, सामने वाले को भस्म कर देने की इच्छा, शत्रु का समूल नष्ट करने की इच्छा। और उसको बैलेंस कौन कर रहा है? गुरु। एक बहुत ही अच्छी स्थिति, गुरु की दृष्टि मंगल पर। तो व्यक्ति में मंगल के गुण होंगे, वह भी मेष राशि से संबंधित, और उन गुणों को और बैलेंस करेगा गुरु। इसके अलावा क्या होगा? शुक्र की दृष्टि, 7वीं दृष्टि लग्न पर है। इसका मतलब व्यक्ति की, श्री राम की पत्नी श्री राम के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। श्री राम की पत्नी जातक की पत्नी जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। सबसे ज्यादा जातक के व्यक्तित्व पर मंगल ग्रह का असर होगा, और विशेष करके मंगल की राशि मेष का। यह मंगल ग्रह का, मंगल की राशि मेष के अनुसार जो फल होगा वही व्यक्तित्व होगा जातक श्री राम का। अग्नि तत्व के गुण, अगर यहां पर वृश्चिक राशि होती तो जल तत्व के गुण व्यक्ति में आते, भावुकता आ जाती। इसमें भावुकता एक तरह से नाम मात्र की भी नहीं रहेगी व्यक्ति में। और इसके अलावा चूंकि मंगल बुध के साथ भी है और बुध बलवान है, तो बुध के भी गुण व्यक्ति में मिलेंगे। बुध के कौन कौन से गुण हैं? मजाकिया स्वभाव, विशेष करके यह गुण मिलेगा बुध महादशा में। हास्य प्रियता और वाणी का वरदान ईश्वर की ओर से, जो देखने में मिलेगा बुध महादशा में। तो ऐसा होगा श्री राम का व्यक्तित्व। मंगल महादशा में मंगल के गुणों की प्रधानता होगी। गुरु महादशा में मंगल के गुण थोड़ा सब्सिडाइज होंगे और बैलेंस हो जाएंगे, और अच्छा व्यक्तित्व उभर कर आएगा। बुध महादशा में बुध के गुणों की प्रधानता होगी। अब मैं बात करूंगा दूसरे पक्षों की। जो 3 पक्ष हो गए, लग्न मतलब व्यक्तित्व, संतान सुख और दाम्पत्य जीवन। अब दूसरे जो प्रमुख गुण होते हैं उनकी मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।